ठीक है बच्चों, अब थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो कर ली। अब यही पता चल चुका था कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं, सभी जानते थे कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए एक साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब ने 1886 में उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करा। उन्होंने वही सब चीज़ करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर हाई वोल्टेज सप्लाई करी, वैक्यूम क्रिएट करा और गैसेस का प्रेशर रिड्यूस करके 10⁻⁻⁴ atm तक करा। बस उन्होंने क्या किया, जो हमारा पॉजिटिव पार्ट एनोड था वो तो एज इट इज रखा, लेकिन जो कैथोड था उसको उन्होंने परफोरेटेड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। अब ये तो बात थी कि कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ रेज एनोड से कैथोड की तरफ भी जा रही थी, जो इन होल से होते हुए जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग की हुई थी उससे टकराई और उसने रेड ग्लो प्रोड्यूस करी। इन रेस को गोल्डस्टीन साहब ने नाम दिया एनोड रेस। क्या नाम दिया बेटा? एनोड रेस। और इनको बाद में पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज भी बोला गया। अब एनोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होती है इसके ऊपर डिस्कस किया गया। तो उन्होंने देखा कि एनोड रेज भी सेम प्रॉपर्टी रखती है जैसा कि कैथोड रेज की। ये भी सीधी रेखा में चलती है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद हाई वेलोसिटी। इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी शैडो बन जाती है। अगर लाइट व्हील पैडल रखा जाता है तो वो उसको रोटेट करना शुरू कर देती है। इससे पता चला कि एनोड रेज जो है वो भी किससे बनी हुई है? मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। यानी एनोड रेज आल्सो कंटेन मास एंड वेलोसिटी, दैट्स मीन्स दे आल्सो कंटेन काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी मैटर से टकराएगी तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी। इसके बीच में कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाती है तो उसको अफेक्टेड कर देती है। यानी जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी, सेम प्रॉपर्टी किसकी थी बेटा? एनोड रेज की भी थी। बस डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जैसे कैथोड रेज भी डिफ्लेक्ट हो रही थी इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, और कैथोड रेज का जो डिफ्लेक्शन था वो किसकी तरफ था? ये मेरा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन था पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है ना। तब इस रेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, तो ये देखा गया ये इसकी नेगेटिव प्लेट होगी और ये पॉजिटिव प्लेट होगी। जो कैथोड रेज जो एनोड रेज एनोड से होकर कैथोड की तरफ जा रही थी, उसका जो डिफ्लेक्शन है वो किसकी तरफ हो गया? नेगेटिव प्लेट की तरफ। इससे पता चला कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? प्रोटॉन रखा गया। क्या नाम रखा गया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू सभी इलेक्ट्रोडों के लिए और सभी गैसेस के लिए सेम आई। लेकिन प्रोटॉन के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब एनोड रेज का चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला गया, यानी स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो निकाला गया,
तो देखा गया कि सभी गैसेस के लिए डिफरेंट आया। वो क्या है? सभी गैसेस के लिए डिफरेंट आया। लेकिन हाइड्रोजन गैस के लिए E/m की वैल्यू मैक्सिमम आई। चार्ज तो सबके लिए सेम था, हाइड्रोजन का मास सबसे कम था। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन से जो प्रोड्यूस प्रोटॉन है वो सबसे हल्का प्रोटॉन था, इसलिए हाइड्रोजन को क्या बोला गया? प्रोटॉन बोला गया, 1H1। तो प्रोटॉन का सिंबल क्या हो गया बेटा? 1H1 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? इस चीज को नोट कर लो बच्चों। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एटम की न्यूट्रलिटी का पता चल चुका था, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम एक साइंटिस्ट थे, चैडविक साहब। चैडविक साहब ने 1932 में ऑब्जर्व किया कि जो मास ऑफ एटम था वो ज्यादा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के सम से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कराई। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? हीलियम पार्टिकल। उसकी बम्बारमेंट कराई बेरिलियम शीट पर। तो उन्होंने देखा कि कार्बन पार्टिकल के साथ में एक नए पार्टिकल और निकले। इन नए पार्टिकल पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं था, लेकिन इसका जो मास था वो लगभग इक्वल था मास ऑफ प्रोटॉन के। इसका नाम इन्होंने न्यूट्रॉन दिया। देन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यह पता चला कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्टडी की गई। इन पे कितना कितना चार्ज था, कितना कितना मास था। ठीक है बेटा, तो वो अभी आगे बताते हैं। हाँ तो बेटा, अब हमें ये पता चल चुका है कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो -1e0 या बीटा से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। प्रोटॉन का जो सिंबल होता है 1h1 होता है, न्यूट्रॉन का होता है 0n1। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बेटा होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और AMU में इसका मास होता है 0.00054 AMU। AMU क्या होता है बेटा? AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम खाली U से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, या फिर होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? प्रोटॉन का जो मास होता है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और AMU में क्या हो गया? 1.00727 AMU। न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो अप्रोक्स इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल होगा, थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। जैसे कि न्यूट्रॉन का मास भी क्या हो गया? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या 1.00867 AMU। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब बात करते हैं हम चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम होता है। न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ESU में कितना होता है? -4.8 इंटू 10⁻10 ASU। ESU। क्या मेरी बात समझ में है बेटा? कूलम जो होता है वो एक SI यूनिट होती है, और ESU जो होता है वो आपकी CGS यूनिट होती है। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है बेटा 3 इंटू 10⁻9 ESU। ठीक है बेटा? इसकी जो डिस्कवरी है
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने करी थी। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप प्रॉब्लम सोल्व कर पाओगे। नोट कर लो बेटा। इस टेबल से हमें क्या पता चला? सबसे पहली बात कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कम है, फिर मास ऑफ प्रोटॉन है, और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन है। मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। अगर मैं इनका स्पेसिफिक चार्ज निकालता हूँ, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्पेसिफिक चार्ज यानी अगर मैं निकालता हूँ E/m की वैल्यू किसकी? इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए निकालता हूँ बेटा? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है बेटा? 9.1, सॉरी चार्ज कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास है कितना है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जिसकी वैल्यू बेटा अप्रोक्स कितनी आ गई है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर मैं निकालता हूँ स्पेसिफिक चार्ज किसका? प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही है, वो कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का जो मास है बेटा वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बेटा जिसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी आएगी? 9.58 इंटू 27। अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर kg। और न्यूट्रॉन के केस में वो 0 होगा। न्यूट्रॉन के केस में इसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी? न्यूट्रॉन के केस में इसकी वैल्यू होगी 0। तो इससे हमें क्या पता चला? एक पॉइंट और पता चला कि जो चार्ज अपॉन मास का रेशो है सबसे ज़्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का, फिर हमारा किसका है? प्रोटॉन का, और फिर हमारा किसका है? न्यूट्रॉन का। ठीक है बेटा। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशो लिया जाता है तो करीब आता है 1837। यानी हम कह सकते हैं क्या? मास ऑफ प्रोटॉन जो है बेटा वो 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के है। ठीक है बेटा, आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लो बेटा सब चीजें। अब हम ये तो पढ़ चुके कि एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, या एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। वो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पर इसके अलावा भी एटम के अंदर कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, एंटी प्रोटॉनो, मेसॉन। इनकी जो डिटेल स्टडी है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर थोड़ा कुछ इसके बारे में बताता हूँ। तो एटम के अंदर कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर पॉजिट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बेटा। एंटी प्रोटॉन, मिजॉन, MESON। अब बेटा जो पॉजिट्रॉन होता है वो होता क्या है? वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं?
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, उसका जो सिंबल होता है वो +1e0 या खाली E पॉजिटिव से इसको सिंबलाइज किया जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे एंडरसन साहब ने इसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक है बेटा, इसका जो मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ पॉजिट्रॉन। ठीक है बेटा, वो कितना होता है आपको पता ही है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्या बताओ, यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वेरी अनस्टेबल। आपको पता होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके प्रोड्यूस गामा रेज। गामा रेज को प्रोड्यूस करता है। क्या बताया ना पॉजिट्रॉन के बारे में? पॉजिट्रॉन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो सिंबल होता है +1e0 या E पॉजिटिव से इसको डिनोट करते हैं। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एंडरसन ने की थी। इसका जो मास होता है वो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻31 kg। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये कंबाइन करता है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्या प्रोड्यूस करता है? गामा रेज प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो, ठीक है ना, इन दोनों का जो मास है, मास एंड चार्ज, मास भी और चार्ज भी क्या होता है बेटा? 0 होता है, शून्य होता है। क्या मेरी बात समझ में? फिर आता है आपका एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन की जो डिस्कवरी करी थी वो सैगर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने कर दी बेटा? सैगर नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, सैगर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। इट हैज मास इक्वल टू प्रोटॉन। इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो मास कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, चार्ज कितना होता है? एंटी प्रोटॉन, प्रोटॉन के चार्ज का अपोजिट यानी इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसका जो चार्ज होता है इक्वल एंड अपोजिट टू प्रोटॉन, यानी कितना? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? मेजो ने उसको जो डिस्कवर किया था सबसे पहले, एक साइंटिस्ट थे युकावा। युकावा साहब ने इसको डिस्कवर किया था। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के हिसाब से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा। ठीक है ना, सबसे पहले पाई मेसोन, फिर म्यू मेसोन और फिर न्यूट्रल मेसोन। कौन सा बेटा? न्यूट्रल मेसोन। ठीक है ना, पाई मेसोन को पायोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पायोन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना बेटा,
और क्या है, इट टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट टेल्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। और आपको ये जानकर पता होगा, इट इज 200 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन एंड weaker than proton। ठीक है ना, weaker वर्ड सही नहीं आएगा, लाइटर देन प्रोटॉन बोलेंगे ना, एंड लाइटर देन प्रोटॉन। तो एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल क्या क्या होते हैं? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, उसका सिंबल क्या होगा? +1E0 या E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एंडरसन ने की थी। इसका जो मास होता है वो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, ये वेरी अनस्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके गामा रेड प्रोड्यूस करता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रॉनों का मास और चार्ज 0 होता है। उसके बाद है एंटी प्रोटॉन, इसकी सैगर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। इसका जो मास हो इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कितना? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसके अंदर जो चार्ज होता है वो इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या कह सकते हैं इट हैज द चार्ज अपोजिट एंड इक्वल टू द प्रोटॉन, यानी -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। मेसॉन को युकावा नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। मेसॉन को चार्ज के बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पाई मेसॉन, म्यू मेसॉन, न्यूट्रल मेसॉन। पाई मेसॉन को पायोन्स भी बोला जाता है। जो मेसॉन होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को बताता है। ठीक है, और ये 200 गुना ज्यादा भारी, हैवियर होता है देन द इलेक्ट्रॉन एंड लाइटर देन द प्रोटॉन। प्रोटॉन से हल्का ही होता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई तो उसको नोट कर लीजिएगा। बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आप लोगों के पास मेरे नोट्स जरूर होने चाहिए। नोट्स के बिना स्टडी करने में मजा नहीं आएगा। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है बच्चों।